हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स और आज का वीडियो है इंटरनल एनर्जी पे। बेसिकली इंटरनल एनर्जी जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स का बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन है एक। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एनर्जी क्या है। एनर्जी आप सबको पता है, एनर्जी डूइंग कैपेसिटी ऑफ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग दो तरह से स्टडी करते हैं। एक हुआ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एनर्जी, माइक्रो मीन्स बड़ा बड़ा बृहद तौर पे, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एनर्जी। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मार्कर हमारा है, इस मार्कर की एनर्जी की अगर स्टडी हम लोग करते हैं, पार्टिकल है, तो इसका एनर्जी का जो स्टडी होगा वो होगा हमारा माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एनर्जी। जो अब तक का आप पढ़ते आए हो फिजिक्स में, जिस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स इसके पास अगर मास है, एम मास का पार्टिकल है, मार्कर है, इसको अगर मैं भी वेलोसिटी से फेंकूंगा, इसके पास हाफ mv² आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है पोजीशन की वजह से, हालांकि काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काइनेटिक एनर्जी। इफ ए पार्टिकल हैज वेलोसिटी देन पार्टिकल मस्ट हैज काइनेटिक एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन में बोला जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी है जो पोजीशन की वजह से होता है। मीन्स इट इज एनर्जी पोसेस्ड बाय ए पार्टिकल बाय इट्स पोजीशन। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है कि कौन से पोजीशन पे होगा और कौन से पोजीशन पे नहीं होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स। आप समझ लो, किसी पोजीशन पे अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो उस पोजीशन पे उस पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर उस पर फोर्स नहीं लग रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जैसे आपको पढ़ाया जाता है फिजिक्स में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही समझते हैं। तो जो पॉइंट ये है कि हर पार्टिकल को अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो किसी पोजीशन पे पार्टिकल को रखोगे तो उस पार्टिकल पे तो अर्थ का फोर्स लगेगा। अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से हर पोजीशन पे पार्टिकल के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहता है। हाँ, हम लोग अगर उसमें, लेकिन वो रिलेटिव होता है। अगर अर्थ सरफेस पे मान लेंगे रेफरेंस, तो अर्थ सरफेस जो पार्टिकल रहेगा तो मानते हैं कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, और उसको किसी हाइट पे रख दोगे तो मानते हैं उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया। हालांकि फैक्ट यह है कि कहीं भी रखो अर्थ के फोर्स तो उसके ऊपर लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और उसके वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। हालांकि केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ते हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में एटम, मोलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का स्टडी करते हैं, जिनका साइज बहुत छोटा होता है, इनका मास वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो केमिस्ट्री में जो फोर्स रहता है वो हमारा कूलम्बिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। उसके वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी हुआ, जिसे मैं बताया मार्कर का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो आप पहले से जानते हो। हमें यहाँ पढ़ना है इंटरनल एनर्जी। वो क्या होता है? तो इंटरनल एनर्जी हुआ, जैसे मार्कर है, मार्कर के बनाने वाले जो पार्टिकल्स है, जिस पार्टिकल से बना हुआ है, उस सब पार्टिकल्स का जो एनर्जी होगा, उसके एनर्जी के स्टडी को बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एनर्जी। और उस एनर्जी का नाम है इंटरनल एनर्जी। नेम से क्लियर है? इंटरनल एनर्जी ऐसा एनर्जी जो अंदर का हो। इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं कहीं पे कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट होता है। खास करके जेईई एडवांस एग्जाम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करता है, कभी कैपिटल ई कभी कैपिटल यू। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे लिख देता है कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में कैपिटल यू से ही हम लोग इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो यह मैं आपको डिफ्रेंशिएट किया और बताया कि एनर्जी को हम लोग मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दो लेवल पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक वह एनर्जी है जो हमारे ऑब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट का, और वह एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी है। और माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एनर्जी हुआ ऑब्जेक्ट को बनाने वाले पार्टिकल्स के एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। शुरू करते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, मैं पहले भी बताया हूं कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो भी थ्योरी पढ़ते हैं, जो भी डेरिवेशन करते हैं, सब ये मान कर करते हैं कि हमारा सिस्टम आइडियल गैस है।
हम लोग आइडियल गैस को ये सिस्टम अज्यूम करके ही सारे डेरिवेशंस कर रहे हैं। अब ये हमारा सिस्टम है अब ये सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारा गैस है आइडियल गैस, यही हमारा सिस्टम है आज। अब इसका हमें इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो इंटरनल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? इंटरनल एनर्जी यू, इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन होता है कि इट इज समेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ मोलिकुल्स ऑफ ए सिस्टम। किसी सिस्टम के जितने भी मोलिकुल्स हैं, उस सभी मोलिकुल के पास जितने भी फॉर्म की एनर्जी है, सभी फॉर्म की एनर्जी के समेशन को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इट इज समेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ मोलिकुल्स ऑफ ए सिस्टम। तो देखिए कौन कौन से फॉर्म एनर्जी हो सकता है। तो हमारे जो सिस्टम के मोलिकुल्स हैं, जो हमारे गैसेस मोलिकुल्स हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, जिस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग दो अलग अलग फॉर्म में पढ़ते हैं। मीन्स इनके पास हो सकता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इनके पास हो सकता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इनके पास हो सकता है वाइब्रेशनल एनर्जी जिसमें काइनेटिक पोटेंशियल दोनों आएगा, इनके पास हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनके पास हो सकता है मैग्नेटिक एनर्जी, इनके पास हो सकता है न्यूक्लियर एनर्जी, मीन्स और भी कई इनके पास हो सकता है बॉन्ड एनर्जी, मीन्स और भी बहुत सारी एनर्जी हो सकता है। मीन्स क्योंकि एनर्जी का डेवलपमेंट होता है फोर्स से। हमारे गैस के मोलिकुल्स हैं, आपस में अलग अलग तरह के फोर्स से अट्रैक्टेड रहते हैं, तो सभी फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी डेवलप होगा। और वेलोसिटी से, वेलोसिटी और फोर्स दो रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी के लिए। वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा, रोटेशनल हो सकता है, वाइब्रेशनल हो सकता है। फोर्स अगर आएगा तो उसकी वजह से भी एनर्जी डेवलप होगा। तो गैस के मोलिकुल्स के पास जितने तरह के एनर्जी हो सकते हैं, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी के समेशन को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, राइट। इंटरनल एनर्जी द समेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ मोलिकुल्स ऑफ ए सिस्टम। तो क्लियरली दिख रहा है इस सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है, इस इंटरनल एनर्जी के एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मीन्स वी कांट कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मीन्स एग्जैक्टली किसी सिस्टम के पास कितना इंटरनल एनर्जी है ये कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे सिस्टम के मोलिकुल के पास कितने फॉर्म की एनर्जी है सबको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारा जो आइडियल गैस सिस्टम है, इस आइडियल गैस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी ऑफ आवर सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मीन्स इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मीनिंग हुआ टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें पता चल गया। तो हमारे सिस्टम का, हमारे आइडियल गैस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमें पता चल गया टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो हम चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी के चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कि सिस्टम के एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब अगला पॉइंट, इंटरनल एनर्जी हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ और ये भी बताया हूँ कि इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आज मैं बता रहा हूँ कि एक्सटेंसिव कैसे है। पहली बात तो इंटरनल एनर्जी हमारा स्टेट फंक्शन है, मैं कई बार बोल चुका हूँ और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट फंक्शन है जिसको स्टेट वेरिएबल भी आप बोलते हो, और पॉइंट फंक्शन पॉइंट वेरिएबल भी बोलते हो। हमारा इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ होता है जो सिस्टम के अमाउंट और साइज पर डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड कर रहा है जितना बड़ा सिस्टम होगा, जितना आपके सिस्टम में, मीन्स आपके वेसल में जितना गैस लोगे, उतना ज़्यादा गैस के मोलिकुल्स होंगे, उतना उनके पास डिफरेंट टाइप का एनर्जी होगा। सबके एनर्जी का सम हमारा इंटरनल एनर्जी होगा। तो गैस के मोलिकुल्स का नंबर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी अमाउंट और साइज पर डिपेंड करने लगा, और किसी सिस्टम का वह प्रॉपर्टी जो अमाउंट और साइज पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं पहले भी आप सबको बताया हूं कि कोई भी अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर मोलर टर्म लगा दोगे तो इंटेंसिव हो जाएगा, क्योंकि मोलर तो फिक्स्ड अमाउंट के लिए हुआ, मीन्स 1 मोल के लिए हो गया। तो इंटरनल एनर्जी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट मोलर इंटरनल एनर्जी, मोलर इंटरनल एनर्जी ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मोलर आने के बाद 1 मोल का हो गया, फिक्स हो गया, अब ये अमाउंट से इंडिपेंडेंट हो गया, राइट। अब इंटरनल एनर्जी जो हमारा है ये तो क्लियर हो गया, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मीन्स इंटरनल वी कैन से दैट इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हम बोल सकते हैं इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? फंक्शन का मीनिंग होता है जो फंक्शनल है। फंक्शन का मीनिंग हुआ अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। इट मीन्स इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो जिस पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं कि उसका फंक्शन है। मीन्स वी कैन से दैट इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, राइट। इसलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन ये हमारा आइडियल गैस के लिए है। अगर आपका गैस रियल होगा तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। इन द केस ऑफ रियल गैस सिस्टम, इन द केस ऑफ रियल गैस एज ए सिस्टम, अगर हमारा रियल गैस सिस्टम है तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड तो करेगा, उसके अलावा दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। इसलिए रियल गैस अगर सिस्टम के तौर पे आपका है तो उसका इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा। तो हम लोग इस केस में लिखेंगे इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इंटरनल इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। रियल गैस के केस में हमारा इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन जब हमारा गैस ओनली आइडियल होगा, उस केस में इंटरनल एनर्जी ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, दूसरे फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा, राइट। समझ रहे हो जी आप सब? चलिए, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप के गैसेस हैं, मोनोटोमिक है, डाइएटोमिक है, ट्राइएटोमिक है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, तो सबका इंटरनल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो गौर से देखो आप सब, हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, ये टॉपिक मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह पे है। फिजिक्स में वहाँ पढ़ाया जाता है आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लेकिन मैं इसको यहाँ भी बता रहा हूँ इंटरनल एनर्जी गैसेस का कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि गैसेस का इंटरनल एनर्जी कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे कैसे होगा यह। तो इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, मीन्स इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे ही ये सब कुछ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये क्या है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मीन इक्विपार्टीशन मीन्स इक्वल पार्टीशन। यह
थ्योरी यह बोलता है कि जिस तरीका से हमारा, जैसे मान लो कि जो एंसेस्टर का प्रॉपर्टी होता है, जो पैतृक संपत्ति होता है, उसमें हेड ऑफ द फैमिली क्या करता है, जितने भी बच्चे रहते हैं सबके बीच में इक्वली मतलब जो संपत्ति होता है उसका बंटवारा करते हैं। ठीक उसी तरीका से हमारा अगर कोई सिस्टम है तो सिस्टम के पास जो टोटल इंटर एनर्जी है उस एनर्जी को हर पार्टिकल के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और उसमें भी किसी पार्टिकल के पास जितने फॉर्म का एनर्जी है हर फॉर्म में उसमें इक्वली डिवाइड किया जाता है। ऐसा हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन बोलता है। अब इंटर एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम का इंटर एनर्जी हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इंटर एनर्जी में मैं आपको बताया हूं कि यह ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी होता है, और प्लस और बहुत सारे होते हैं, लेकिन यह तीन ही मेन होता है। दीज थ्री, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी, यह तीन मेन कंपोनेंट होता है हमारे इंटर एनर्जी का। उसके बाद जितने रहते हैं उस सब का वैल्यू बहुत कम होता है, और उस सबको एक साथ हम लोग सी लिख देते हैं, सी फॉर कांस्टेंट। रेस्ट जितना भी बचा इसका पहले सी यूज करते हैं, मींस कांस्टेंट। तो गैसेस के जब हम लोग इंटर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो ये तीन फैक्टर पे गौर फरमाएंगे, और इसी तीनों फैक्टर के बारे में हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी बोलता है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होता है, जब कोई पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो गैस के पार्टिकल तो स्पेस में ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे। जब स्पेस में ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगा वो तीनों डायरेक्शन में होगा, एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, और तीनों ही डायरेक्शन में इक्वल एनर्जी होगा। मैं बता रहा हूं कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या है, आप इसको देखो। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के बेसिस पे रूल्स है, ये सब इंटर एनर्जी कैलकुलेट करने का रूल्स है, मैं बोलूंगा उसको आप लिख सकते हो, पेन डाउन कर सकते हो। सबसे पहला रूल यह है फर्स्ट रूल यह है कि अगर कोई गैस मोनोएटॉमिक है, यह हमारा मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है। मोनोएटॉमिक का मीनिंग हुआ कि हमारे मॉलिक्यूल के पास एक ही एटम है, लाइक हीलियम। अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके मॉलिक्यूल के पास ओनली वन एटम होगा, तो उसके पास ट्रांसलेशनल मोशन सबके पास होगा। यह हमारा ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है वी। हमारा गैस मॉलिक्यूल जो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा वो स्पेस में करेगा, स्पेस में करेगा तो उसका तीनों कंपोनेंट होगा। मीन्स ये होगा y के लॉन्ग जो वेलोसिटी होगा वी वाई, जेड के लॉन्ग वेलोसिटी होगा वी जेड, एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी होगा वी एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा गैस मॉलिक्यूल का होगा वो ऑल थ्री डायरेक्शन में होगा। एक्स के लॉन्ग भी इसका कंपोनेंट होगा, वाई के लॉन्ग भी काइनेटिक एनर्जी होगा, जेड के लॉन्ग भी होगा। तो हमारा यहीं पे बोलता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कि हमारा ये मॉलिक्यूल के पास जो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को तीनों कंपोनेंट में इक्वली डिवाइड करता है। मींस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल और मोलिकुल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक जो मोलिकुल इज इक्वल टू होगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ये हुआ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन यहाँ पे बोलता है कि यह मोलिकुल अपने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को इक्वली तीनों पार्ट में डिवाइड करता है, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर में। तो इसके अकॉर्डिंग ईच कंपोनेंट जो हमारा होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, उसके पास RT/2 एनर्जी होता है। पहला पॉइंट है हमारे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का फर्स्ट पॉइंट यह है कि मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स हैव ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल वाइब्रेशन यहाँ पे क्यों नहीं होगा मैं बताऊंगा, लेकिन पहले समझो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है कि मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स हैव ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब अगला पॉइंट, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हैज थ्री कंपोनेंट्स along x y z and each component
each component will contribute equal energy in internal energy, and that will be RT by 2, means energy of each component is RT by 2. हर कंपोनेंट का एनर्जी RT by 2 होता है. दूसरा पॉइंट है, ये हमारा हुआ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का एजम्पशंस. अब मोनोटोमिक गैस के पास ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों होगा? जैसे यहाँ पे अगर निकाले RT by 2 सबका होगा तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का कितना हो जाएगा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, सबको ऐड कर दो तो RT by 2 प्लस RT by 2 प्लस RT by 2 मीन्स कितना हो जाएगा? 3 by 2 RT हमारा हो गया. आगे मैं इसको दिखाऊंगा, अभी इतना बता रहा हूं कि मोनोटोमिक जो गैस है, मोनोटोमिक गैस मॉलिक्यूल के पास ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा. हाँ, ये क्यों होगा? इसके पीछे रीजन ये है कि ट्रांसलेशन तो हो गया तो क्लियर है. रोटेशन कब होता है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? अगर ये मॉलिक्यूल इस तरह से घूमना शुरू कर दिया तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर. जिस तरीका से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में मास होता है, रोटेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. आप फिजिक्स में पढ़े होंगे आप सब. तो यहाँ पे I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा है आपका एंगुलर वेलोसिटी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यह I, और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी. अब होता क्या है कि जब सिंगल हमारा मोलेकुल के अंदर ओनली वन एटम है तो उसका एक्सिस जो होगा इससे ही पास करेगा. अब इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट और रोटेशन इसके अबाउट हो रहा है. अब इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे वेरी वेरी स्मॉल होगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब बहुत कम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी उससे जो डेवलप होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा. और इस तरीका से हम बोलते हैं कि रोटेशनल मोशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा एनर्जी में. मीन्स इंटरनल एनर्जी में रोटेशनल मोशन से जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा उसका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है जब हमारा गैस मोनोटोमिक होता है ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसलिए हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि मोनोटोमिक गैस मोलिक्यूल्स हैव ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो क्लियर हो गया. मोनोटोमिक जब हमारे गैस मोलिक्यूल्स होंगे तो उनके पास ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा. इसका 3 कंपोनेंट है और ईच कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन RT by 2 है. अब अगला पॉइंट जो इसमें है पॉस्टुलेट्स में वो ये है कि जब डाइएटॉमिक मोलिक्यूल होगा, जब मोलिक्यूल हमारे डाइएटॉमिक होंगे तो उस केस में जैसे इस टाइप का हमारा मोलिक्यूल डाइएटॉमिक हो गया, मीन्स डाइएटॉमिक मोलिक्यूल से 2 एटम्स. हाँ, वाइब्रेशनल के बारे में बता दूं. मोनोटोमिक जब हमारा गैस मोलिक्यूल हुआ तो रोटेशनल तो होगा नहीं क्योंकि उसका वैल्यू 0 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली. वाइब्रेशनल एनर्जी का मीनिंग क्या है? वाइब्रेशन का मीनिंग क्या होता है? वाइब्रेशनल एनर्जी का मीनिंग हुआ जब वाइब्रेट करता है, मीन्स इस तरह से होता है कि मीन्स SHM जैसा मोशन होता है. मीन पोजीशन के अबाउट जब कोई कांपता है उसको बोलते हैं वाइब्रेशन करना. तो जब ओनली वन एटम है तो वाइब्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है. वाइब्रेशन तो मोर देन वन एटम रहता है जैसे सिस्टम, तब उसके बीच में आगे डिस्टेंस चेंज होता है. तो वाइब्रेशनल सिंगल एटॉमिक मोनोटोमिक मोलिक्यूल में होगा ही नहीं, उसका मीनिंगलेस है. यहाँ पे देखो पॉसिबल है वाइब्रेशन, बता रहा हूँ. जब हमारा मोलिक्यूल डाइएटॉमिक हो गया, ये हमारा डाइएटॉमिक मोलिक्यूल है, डाइएटॉमिक मोलिक्यूल. डाइएटॉमिक मोलिक्यूल के केस में ट्रांसलेशन तो होना ही होना है, वो तो हर जगह होगा क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन तो और पार्टिकल करेगा, डाइएटॉमिक हो ट्राइएटॉमिक हो. तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ भी होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ भी होगा. उसका 3 कंपोनेंट होगा, हाफ mvx स्क्वायर, हाफ mvy स्क्वायर, हाफ mvz स्क्वायर. ये तो उसका 3 कंपोनेंट होगा ही. अब हाफ vz स्क्वायर. अब इसके अलावा इसके पास
ट्रांसलेशनल के साथ साथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा। अब यहाँ पे 2 आ गया हमारा मोलेकुल के अंदर, मोलेकुल 2 एटम्स आ गया। अब यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो होगा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो इस बार होगा। अब इसके लॉन्ग भी होगा, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग भी होगा। हाँ, जिस एक्सिस में हमारा मोलेकुल है, दोनों एटम्स है, इस एक्सिस के लॉन्ग जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो यह नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसलिए जब हमारा मोलेकुल डायटोमिक होगा तो अगर एक्स वाई जेड की बात करोगे तो किसी 2 एक्सिस के लॉन्ग उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडरेबल होगा। जो एक ये तुम्हारा यह होगा, ये हुआ, एक इसके परपेंडिकुलर से मान लो एक्स वाई जेड की बात अगर हम लोग करते हैं तो यह हमारा डायटोमिक मोलेकुल अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर हमारा मोलेकुल है तो एक्स और जेड के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा। हाँ, वाई के लॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, लेकिन एक्स और जेड के लॉन्ग होगा तो आई एक्स और वाई विथ आई एक्स एंड आई जेड तो होगा। तो इसके केस में जब मोलेकुल डायटोमिक होगा तो यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स के लॉन्ग एक जेड के लॉन्ग। मीन्स यहाँ पे होगा हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई आई जेड ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे तो ओमेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई। तो इस तरीका से हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर हाफ आई जेड ओमेगा वाई स्क्वायर, इस तरीका से आप कर सकते हो। हालांकि यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 कंपोनेंट होगा, तीसरा जो वाई के लॉन्ग है वो नहीं होगा क्योंकि इसके लॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नेग्लिजिबल हो जाएगा। और इस तरीका से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का 2 कंपोनेंट आ जाएगा जब हमारा मोलेकुल डायटोमिक होगा। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये भी बोलता है कि इसके भी ईच कंपोनेंट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के भी ईच कंपोनेंट के पास RT/2 एनर्जी होगा, राइट। मीन्स ए भी RT/2 होगा और ए भी RT/2 होगा। यहाँ पे R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, ओके। तो जब डायटोमिक मोलेकुल होगा तो ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी उसके पास होगा। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी 2 फैक्टर आ जाएगा। मीन्स जब हमारा गैस मोलेकुल डायटोमिक होगा तो इसके पास 3 फैक्टर नहीं 5 फैक्टर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। 3 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसलेशनल एंड 2 कंपोनेंट्स ऑफ रोटेशनल, मीन्स 5 हो गया, राइट। अब वाइब्रेशनल देखते हैं। तो वाइब्रेशनल एनर्जी जो होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लो टेम्परेचर पे काउंट नहीं होता है क्योंकि जब कोई सब्सटेंस कब कांपता है, जब वेरी हाई टेम्परेचर होता है तब इस तरह से होता है। आपका भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फीवर बढ़ जाएगा तो वैसे लोग बुखार से कांपने लगता है। तो वेरी हाई टेम्परेचर जब होता है तो मोलेकुल्स के अंदर जो एटम्स हैं वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करने लगते हैं। तो वाइब्रेशन होगा तो आगे पीछे ऐसे से करेगा, ऐसे से। तो जब वाइब्रेशन होता है तो उसके वजह से मोशन भी डेवलप हो जाता है। तो मोशन जब डेवलप होगा तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी डेवलप हो जाता है। और इस तरीका से जब हमारा एटम वाइब्रेट करता है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बदलता है, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन है वो भी चेंज होता है, तो इनका पोटेंशियल भी चेंज होने लगता है। मीन्स इनके पास पोटेंशियल भी आ जाता है। मीन्स एटम के मीन्स डायटोमिक मोलेक्यूल केस में वाइब्रेशनल एनर्जी काउंट होगा, लेकिन लो टेम्परेचर पे नहीं, वेरी हाई टेम्परेचर पे। और वो वेरी हाई टेम्परेचर मेंशन होता नहीं है, लिखा रहेगा वेरी हाई तभी मानेंगे। अब जब इनके बीच में वाइब्रेशन होगा तो इनके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा और वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी भी आ जाएगा। सॉरी, वाइब्रेशन रोटेशनल भी आ जाएगा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा एंड वाइब्रेशनल पोटेंशियल भी आ जाएगा। इनके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा और वाइब्रेशनल पोटेंशियल भी आ जाएगा, राइट। लेकिन कब? जब वेरी हाई टेम्परेचर होगा। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर एनर्जी के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ऑल कंपोनेंट्स कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्वल पार्टीशन। मतलब ये भी हुआ RT/2 और ये भी हुआ RT/2, तो दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा? RT हो गया। इसलिए कहा जाता है
कि ईच वाइब्रेशनल एनर्जी फैक्टर कंट्रीब्यूट्स आरटी एनर्जी टुवार्ड्स इंटर एनर्जी। क्यों आरटी करता है जी? क्योंकि इसके पास दोनों कंपोनेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी वाला भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी वाला भी होता है। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है? आरटी बन जाता है। लेकिन इसका वैल्यू तभी है जब टेम्परेचर वेरी हाई होगा। जब लो टेम्परेचर रहेगा तो ये काउंट नहीं होगा। अब अगर हमारा पॉली एटॉमिक मोलेकुल है और वो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक मोलेकुल है, देन व्हाट विल हैपन? तो यहां तो ट्रांसलेशन तो यहां भी होगा, ट्रांसलेशन तो हर जगह होगा, ट्रांसलेशन का तीनों कंपोनेंट होगा। रोटेशनल की जब बात आएगी यहाँ पे तो नॉन लीनियर होने की वजह से कोई भी एक्सिस लो, जैसे आप ये दोनों अगर मान लो एक्स के लॉन्ग है तो ये लोगो तो इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर ये लोगे तो इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों एक्सिस के अबाउट होगा। इसलिए इस बार नॉन लीनियर मोलिकुलर केस में हमारे जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के 3 फैक्टर्स तो होते हैं, ये 3 फैक्टर्स वो तो होंगे ही, साथ में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के भी 3 फैक्टर्स होंगे। मीन्स हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड लिख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से तीनों कंपोनेंट हो जाएगा। रोटेशनल के पास भी ऑल 3 कंपोनेंट आ जाएगा, ऑल 3 कंपोनेंट आ गया तो यहाँ भी RT/2 हो गया, राइट। मीन्स जब मोलेकुल हमारा ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक होगा और मोलेकुल नॉन लीनियर होगा, माइंड इट, लीनियर होगा तो नहीं होगा, फिर नॉन लीनियर होगा तो उस केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फैक्टर भी 3 हो जाएगा और ट्रांसलेशनल भी क्या होगा 3, वो तो ऑलवेज 3 होता है, ये भी 3 हो जाएगा, राइट। यहाँ भी वाइब्रेशनल तब डेवलप होगा जब टेम्परेचर वेरी हाई होगा। तो इस तरीका से लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के जितने भी एनर्जी है, जितने भी रूल्स है मैं आपको बता दिया। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ और वह है वाइब्रेशनल एनर्जी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ, क्योंकि ट्रांसलेशन रोटेशनल को जिस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर लिया फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग, उस तरीका से वाइब्रेशन नहीं होगा। वाइब्रेशनल एनर्जी फैक्टर काउंट करने के लिए एक रूल होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी फैक्टर इज इक्वल टू होगा 3n माइनस एक्स, राइट। जहाँ पे n है हमारा एटोमिसिटी ऑफ गैस, यहाँ पे n है एटोमिसिटी ऑफ गैस एंड x होता है टोटल नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फैक्टर्स, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फैक्टर्स, राइट। एक्स होता है, मीन्स ट्रांसलेशनल रोटेशनल जितने भी काइनेटिक फैक्टर होंगे सबके सम को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा डाइएटॉमिक मोलेकुल है, फॉर डाइएटॉमिक मोलेकुल, अगर हमारा गैस डाइएटॉमिक है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी फैक्टर कितना हो जाएगा जी? तो देख लो 3n माइनस एक्स, तो n है एटोमिसिटी, तो डाइएटॉमिक गैस मोलिकुलर एटोमिसिटी क्या होगा 2 होगा, तो 3 × 2 माइनस इसमें फैक्टर कितना होता है टोटल, तो मैं बताया हूँ डाइएटॉमिक मोलिकुलर गैस में 3 होगा ट्रांसलेशनल और 2 ही होगा रोटेशनल। रोटेशनल का तीनों कॉम्पोनेंट नहीं हो सकता है, मैं बता चुका हूँ। तो कितना हो गया, यह 5 हो गया।
तो कितना आ जाएगा 6 - 5 मीन्स 1। ओके, तो इस तरीका से हम लोग किसी भी मोलिक्यूल का निकाल सकते हैं कि वाइब्रेशन एनर्जी फैक्टर कितना होगा। और जब वाइब्रेशन एनर्जी फैक्टर पता हो जाएगा तो फिर इंटरनल एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे उससे, क्योंकि रूल हमें पता है कि ईच फैक्टर इसका वाइब्रेशन एनर्जी का ईच फैक्टर आरटी एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है इन इंटरनल एनर्जी, राइट। तो रूल्स में आपको बता दिया। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 करके अलग अलग तरह के गैसेस के लिए निकालते हैं उनका इन मोलर इंटरनल एनर्जी, मीन्स 1 मोल के इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखो जी, केस फर्स्ट, मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। चलिए, तो मोनोएटॉमिक गैस के केस में क्या होगा, ट्रांसलेशन ग्रेविटी फैक्टर ½ mvx² प्लस ½ mvy² प्लस ½ mvz², ये हमारा हो गया। प्लस यहाँ ट्रांसलेशन रोटेशनल होता नहीं है, ओनली ट्रांसलेशन होता है। तो और बाद बाकी इनको छोड़कर जितना फैक्टर वो सब है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सबको मिला करके सी लिख देते हैं, सी फॉर कांस्टेंट। यू कितना हो जाएगा, RT/2 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 प्लस RT/2 प्लस RT/2 प्लस सी, तो यू हो जाएगा 3/2 RT प्लस सी, राइट। ये हमारा हो गया इंटरनल एनर्जी ऑफ मोलर एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। ओके, मोनोएटॉमिक गैस में वाइब्रेशन एनर्जी नहीं होता है, इसे लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर ऑल केसेस में दिस विल वैलिड, एंड यही फॉर्मूला होगा इंटरनल एनर्जी का। ओके, अब के सेकंड, मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस। अगर गैस डायटोमिक है तो निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डायटोमिक केस में ये तीनों तो रहेगा ही, ट्रांसलेशनल तो रहेगा ही तीनों फैक्टर, ½ mvx² प्लस ½ mvy² प्लस ½ mvz², ये तो रहेगा ही। प्लस रोटेशनल आ जाएगा, तो 1/2 Ix ω² प्लस ½ Iz ω² हो गया। रोटेशन का 2 ही कंपोनेंट होगा, डायटोमिक केस में बताया हूँ। बाद बाकी को सबको मिला के 80 लिख देंगे। अब ये सारे के सब टोटल RT/2 प्लस सी, राइट। तो हाउ मेनी दिस 5 RT/2 प्लस सी, राइट। यह हुआ मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस। लेकिन ये मतलब ऐसे टेम्परेचर पे है, हायर टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल काउंट करेंगे तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो देखो क्या चेंज होगा जी, एट हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल काउंट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब तो रहेगा ही, साथ में हाई टेम्परेचर पे चेंज क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे यही चेंज होगा कि इसमें आ जाएगा वाइब्रेशनल वाला फैक्टर भी। तो वाइब्रेशन का फॉर्मूला बताया हूँ, 3n - x RT प्लस सी हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे डायटोमिक के लिए n का वैल्यू क्या होता है 2, तो U इक्वल होगा 5 RT/2 प्लस ये हो जाए 6 - 5, क्योंकि ये टर्म 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 - 5 RT प्लस सी, मीन्स U इक्वल हो जाएगा 5 RT/2 प्लस RT प्लस सी। तो कितना हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे ये हो जाएगा 5 RT/2 प्लस, ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 RT
बाई 5 प्लस सी, तो हो जाएगा यू इज इक्वल टू 7RT बाई 5, सॉरी 7RT बाई 2 हो जाएगा, 7RT बाई, राइट। तो यह हुआ डायटोमिक गैस है कहाँ, हाई टेम्परेचर पे। अब मोलर इंटरनल एनर्जी फॉर ट्राइएटोमिक लीनियर गैस, ट्राइएटोमिक भी है लीनियर भी है। तो इस बार इंटरनल एनर्जी जब हमारा होगा ट्रांसलेशन 3 होगा, वो तो पता है अब तक जो करते आए हम लोग, तो उसके लिए 3RT बाई 2 में लिख दिया। रोटेशनल लीनियर होने का नहीं हुआ, रोटेशनल का 2 ही फैक्टर होगा, तो उसका हो जाएगा क्या, RT बाई 2 प्लस RT बाई 2, राइट, और प्लस C। तो लो टेम्परेचर पे ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल का भी हो जाएगा 3RT बाई 2 प्लस 2RT बाई 2, मीन्स कितना हो जाएगा टोटल 5RT बाई 2 हो जाएगा प्लस C। तो लो टेम्परेचर पे, मतलब लो टेम्परेचर नहीं मीन्स मॉडरेट जो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर पे हमारे ट्राइएटोमिक लीनियर गैस मॉलिक्यूल का भी इंटरनल एनर्जी उतना ही होगा जो डायटोमिक का होता है। लेकिन एट हाई टेम्परेचर वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाएगा रोल में, राइट। वाइब्रेशनल एनर्जी कंसिडर्ड, इसको कंसिडर करेंगे, तो इसको जब कंसिडर करेंगे तो कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू 5RT बाई 2 प्लस 3N माइनस XRT प्लस C हो जाएगा। अब इनका वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे ट्राइएटोमिक है तो N 3 हो जाएगा, और X जो है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल एनर्जी का, ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल का एनर्जी फैक्टर दोनों का सम मिला के 5 ही है, 3 ट्रांसलेशनल में है 2 रोटेशनल में है, तो X का वैल्यू यहाँ भी 5 ही होगा। तो U इज इक्वल टू 5RT बाई 2 प्लस, ये तुम्हारा हो जाएगा ट्राइएटोमिक, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा जी, 9 माइनस 5RT मीन्स 4 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली, इसको मिटा रहा हूँ मैं, U इज इक्वल टू हो जाएगा 5, 4 हो जाएगा, तो 5RT बाई 2 प्लस 4RT प्लस C, तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 5 13, 13RT बाई 2 प्लस C। ये हुआ हाई टेम्परेचर पे, राइट, हमारा ट्राइएटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। अब लास्ट हमारा केस जो है वो 4th केस है, पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर। मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर, राइट, पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर। तो इस केस में क्या होगा, यू में क्या होगा, ट्रांसलेशनल भी 3 होगा, इस बार रोटेशनल भी 3 होगा, मीन्स टोटल कितना हो जाएगा 6, हाफ mvx स्क्वायर प्लस हाफ mvy स्क्वायर प्लस हाफ mvz स्क्वायर प्लस हाफ ix ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ i बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ iz ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो सब प्लस C, तो इस बार सबका RT बाई 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा 6RT बाई 2, 6RT बाई 2 प्लस C मीन्स हो जाएगा हमारा 3RT प्लस C। ओके, हाई टेम्परेचर पे देखोगे तो कंसिडर करना पड़ेगा किसको, हाई टेम्परेचर पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा वाइब्रेशनल को। जब वाइब्रेशनल कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू, एक तो 6RT बाई 2 तो रहेगा, 3RT तो रहेगा ही, 3RT तो रहेगा ही, प्लस 3N माइनस XRT प्लस C हो जाएगा, राइट। यहाँ पे X का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, X का वैल्यू 6 हो जाएगा, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, एट हाई टेम्परेचर 3RT प्लस 3N माइनस 6RT प्लस C। ओके, तो इस तरीका से हम लोग
इंटर एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो आज का वीडियो इंटर एनर्जी पे ही, अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको TSDM के 0th लॉ और फर्स्ट लॉ, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे उधर स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक का स्टडी करने। ओके, थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूसरे को बताओ। ओके।